पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट शुरू हो चुका है और पहला दिन भी खत्म हो चुका है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग स्टार्ट की। अच्छे तरीके से पाकिस्तान ने बैटिंग स्टार्ट की और इसके साथ साथ जो है वो आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का भी चौथा टेस्ट शुरू हो चुका है, उसका भी पहला दिन खत्म हो चुका है। और अगर देखा जाए तो पोजीशन जो दोनों मैचों की है ना वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वाला मैच देखें जिसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा सा उसके बारे में देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया। बाद में इंडिया ने दिन अगर जब खत्म हुआ तो 6 आउट भी इंडिया ने कर लिया। अब स्मिथ खड़ा हुआ है कमिंस के साथ, सो उस लिहाज से कह सकते हैं इंडिया ने किसी हद तक कम बैक किया, या बुमराह ने जो आउट किए उसकी वजह से किसी हद तक कम बैक किया, क्योंकि हेड 0 पे आउट हुआ, मिचेल मार्श 0 पे आउट हुआ। सो ये काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि इंडिया ने थोड़ा सा कम बैक किया। इसी तरह पाकिस्तान वाले मैच में भी ऐसा ही है कि पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, जो कि साउथ अफ्रीका टॉस जीता था और उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया और पाकिस्तान ने सिर्फ 211 रन बनाए, जो कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो साउथ अफ्रीका में 230, 240, 250 इस पिच पे पहले दिन के लिए अच्छे रन्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान ने 211 रन्स बनाए। अब पाकिस्तान ने भी स्टार्ट बड़ा अच्छा किया था। पाकिस्तान का जो था 36 में कोई आउट नहीं था, बड़ा अच्छा वो साइम और शान लेके चल रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान के 3-4 आउट वहाँ पे होते हैं। आई थिंक वो जिसमें पाकिस्तानी बैट्समैनों की ज्यादा गलतियां थी। आई थिंक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसी कोई बॉल नहीं हो गई थी जिसमें मैं कहूँ कि बहुत ही पता नहीं सामने कौन था। पाकिस्तानियों की अपनी गलतियां थी और इसी तरह इंडिया वाले मैच में भी चल रहा था। फिर उसके बाद पार्टनरशिप लगती है, कामरान गुलाम नीचे से आके 50 रन बनाते हैं और पाकिस्तान किसी तरह 211 रन तक पहुंच जाता है। और फिर जब साउथ अफ्रीका बैटिंग के लिए आता है तो साउथ अफ्रीका के भी 82 पे 3 आउट हो जाते हैं। सो कह सकते हैं कि इस वक्त 55% साउथ अफ्रीका के हक में जा सकता है ये दिन और 45% पाकिस्तान के हक में। इसी तरह इंडिया वाला मैच भी ऐसे ही है कि आप कह सकते हैं उधर वो 60-70% आप कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया के हक में है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 300 से ज्यादा रन बना लिए हैं और 6 आउट उनके अभी हुए हैं, स्मिथ अभी खड़ा हुआ है। सो कल अगर वो 60-70 रन बना लेते हैं, 400 रन बना लेते हैं, तो फिर वो बहुत आगे निकल जाएंगे मैच में। सो उसमें आप 60-70% कह सकते हो। लेकिन अगर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की बात की जाए ना, मुझे लगता है कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका के लिए जो अच्छी बात है ना, उन्होंने 82 रन बना लिया 22 ओवरों में। सो यहाँ पे ना जो बैटिंग है ना वो ऐसे ही करनी चाहिए थी, जिस तरह अगर शान और साइम ने जब ओपन किया, सो जब इन्होंने मैच शुरू किया ये बहुत डिफेंसिव खेल रहे थे। शान को अपनी इनिंग उसी तरह से खेलनी थी जिस तरह से वो खेलता है। अब हमारे साथ होता यह है कि हम जब कोई टूर स्टार्ट करते हैं, कोई सीरीज हमारी शुरू होती है, स्पेशली टेस्ट सीरीज, हम सब ही नर्वस होते हैं और हमें कुछ टाइम बाद पता चलता है, एक इनिंग के बाद पता चलता है कि यहाँ पे खेलना कैसे है, वो भी अगर हमारा मूड हो तो। सो खैर हुआ ऐसे ही कि अब पाकिस्तान की जो आज प्लानिंग को देख के लग रहा था ना कि यार पहले ना शुरू में ट्राई करेंगे कि सरवाइव करें, अगर वो काम ना किया तो फिर अटैक करना शुरू करेंगे। और अटैक करते करते ही पाकिस्तान ने आउट विकेटें दी उनको, साउथ अफ्रीका को। यार शान और साइम अच्छा उन्होंने स्टार्ट किया, 36 रन में कोई आउट नहीं था, तो फिर एकदम 20 रन में 4 आउट हो जाते हैं। शान आउट होते हैं, अब वो भी स्लाइस करने जाते हैं तो उनका कैच आउट हो जाता है। अब उनको मेरे ख्याल से उनको शुरू से अटैक करना चाहिए था। उन्होंने 58 बोले खेली है, 17 रन उन्होंने बनाए शान मसूद ने। उनको शुरू से आगे अटैक ही करना चाहिए था। इन पिचेस पे आपको अटैक 700 रन बनाने हैं, इधर आपको 500 रन नहीं बनाने, इधर आपको 300 350 रन बनाने हैं और दूसरी टीम को लेके आना और उनको 300 पे आउट करना है। सो ये यहाँ पे इस तरह से नहीं हो सकता। इस अप्रोच के साथ आप सर्वाइव नहीं कर सकते थे कभी भी। सो खैर शान आउट हुए, फिर उसके बाद साइम अयूब वो भी उसके बाद फौरन आउट हो जाते हैं। फिर बाबर आजम आते हैं। बाबर आजम मुझे समझ नहीं आती कि इनको प्रूव क्या करना है। मतलब बाबर आजम को इस वक्त कुछ प्रूव नहीं करना, हमें किसी को उन्होंने कुछ नहीं प्रूव करना कि मैं किस तरह का प्लेयर हूँ और मैंने रन करने, कुछ नहीं करना। उन्होंने अपना आना है, अपनी प्रॉपर बैटिंग करनी है और चले जाना, ये उनका काम है। और वो इतने नर्वस आते हैं कि जिस तरह पता नहीं क्या कहाँ पे आ गए हैं वो। और ये आई थिंक ये साफ पता चल रहा है कि मुझे लगता है कि उनको ना मैं आई थिंक नहीं करनी चाहिए मुझे ये बात, लेकिन कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। आई थिंक मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है कि उनके दिमाग में ना काफ़ी चीज़ें हैं। सो उनको कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि उनको बड़ी क्लियर माइंड के साथ आके बैटिंग करनी है। और उनकी जो एज इस वक्त है ना 30-31, आई थिंक उनको बड़ी सीरियसली ना, आई थिंक वो इस स्टेज में है जहाँ पे उनको ना ज़रा इससे आज जितने वो ग्रूम है उससे भी बेहतर शायद मेंटली बेहतर होना चाहिए। मतलब उनके दिमाग में ये चीज़ें हैं क्योंकि मैंने स्कोर करना है, मेरे ऊपर दबाव,
क्यों भाई, मुझे नहीं समझ आती ना। इस स्टेज पे उनकी जिंदगी में ना उनको पैसों के मसले होंगे, ना कोई और मसले होने चाहिए। और आई थिंक मुझे लगता है उनके दिमाग में इस वक्त काफ़ी चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। उनसे आई थिंक किसी को बात करनी चाहिए कि मैं अब किसकी किसकी बात करूं, किसको बात करनी चाहिए, कोच को बात करनी चाहिए, आकिब जावेद को। ये पॉसिबल ही नहीं है बात। और हम सब जानते हैं कि आकिब जावेद उनके बारे में क्या क्या कहते रहे हैं, लेकिन खैर उनके दिमाग में काफ़ी चीज़ें हैं। और वो जिस तरह से आउट हुए, जितना बाहर बॉल था, और पहले ओवर में, जिस ओवर में उन्होंने आके पहले चौका लगाया, चौका लगाया नहीं, चौका खाया बॉलर ने खुद, वरना बाबर का नहीं कोई जेन था वहां पे चौका लगाने का। उसी ओवर में 4 बॉलें बाबर को मुंह पे मिली थी कि जिसमें वो ड्राइव करके 4 चौके लगा सकता था। बट वो इतना नर्वस था, इतना डरा हुआ था कि मैं आउट ना हो जाऊं, कि उसने उनको छेड़ा भी नहीं। और वो जब आउट हुआ तो इतना बाहर का बॉल था, उसको छेड़ के वो आउट हो गया। सो इसका साफ मतलब है कि दिमाग में काफ़ी चीज़ें हैं, वो मेंटली तौर पर ज़रा, आई डोंट थिंक सो कि वो रिलैक्स उस तरह से है जो कि उसको होना चाहिए। कोई उसको, आई थिंक कोई उसको ज़रूरत नहीं है कि मैंने किसी को प्रूव करना है। सो आई थिंक ये बाबर का थोड़ा सा इशू ये नजर आता है। बाबर को आई थिंक रिलैक्स होकर इनिंग खेलनी चाहिए अपनी, कि मैंने बस स्कोर करना है, और वो अपने लिए करे। वो अपने लिए करेगा तो टीम को ऑटोमेटिकली फायदा हो जाएगा। और मुझे शुरू से लगता है, मैं कई दफा कह भी चुका हूँ कि उनको ये डिफेंसिव गेम ज्यादा सूट नहीं करती। वो बॉल को टाइम कर सकते हैं, हर बॉल पे वो टाइम बॉल को कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, बैक फुट पे वो अच्छे हैं, तकनीक का उनका कोई मसला नहीं है। सो उनको उसी में रहना चाहिए। वो जब ओवर डिफेंसिव होते हैं ना तो वो आउट हो जाते हैं। सो आई थिंक वो वही वाली बात है कि उनके दिमाग में इस वक्त चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है। सो खैर, और मुझे दूसरी चीज़ ये समझ नहीं आई कि बाबर ने अपना नंबर क्यों चेंज किया। बाबर चौथे नंबर पे बाबर को आना चाहिए था, कामरान गुलाम को तीसरे नंबर पे आना चाहिए था, और कामरान गुलाम पहले तीसरे नंबर पे ही खेलते रहे हैं। सो वो तीसरे नंबर पे उनको आना चाहिए था, बाबर को चौथे नंबर पे ही आना चाहिए था। उनका नंबर नहीं चेंज करने की जरूरत थी आई थिंक। खैर उसके बाद कामरान गुलाम आते हैं, अब वो अच्छी बैटिंग स्टार्ट करते हैं। अब जब बाबर आउट हुए ना तो उसके बाद आई थिंक टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि यार अब ना हमने अटैक करना है, जो कि आई थिंक शुरू से डिसाइड करना चाहिए था। क्योंकि आपके जो मेन प्लेयर्स हैं साइम और शान, जो कि अटैक करके ही खेलते हैं, जिनकी गेम ही वही है, उनको शुरू से अटैक करना था। ताकि उस वक्त ही साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग कोई इतनी खास की नहीं, और जिसको हमने 5 आउट अपनी 5 विकेटें दी है ना यार, वो 120-25 में बॉल कर रहा था। पता नहीं उसको वो, उसमें हमने ना 5 आउट अपने करवा दिए। सो खैर कामरान गुलाम ने अच्छी बैटिंग की, 54 रन उन्होंने भी बनाए, लेकिन वो भी जिस तरह से आउट हुए उसकी भी उस वक्त जरूरत नहीं थी। वो एक्स्ट्रा ही कुछ आई थिंक वो हो रहा था वहां पे उस वक्त, जो भी चीजें हो रही थी। और दोनों मैचेस में आज जरा हल्की फुल्की क्या कहते हैं गर्मा गर्मी हुई है, क्योंकि उस तरफ से अटैक हो रहा था ऑस्ट्रेलिया वाले गेम में भी। यहाँ पे भी ऐसे मतलब कामरान गुलाम ज्यादा आई थिंक वो उलझ रहे थे चीजों में, और वो जिस तरह से आउट हुए उनको उस तरह से आउट होना नहीं चाहिए था, लंबी नहीं खेलनी चाहिए थी। यार उसके बाद सऊद शकील आते हैं। अब सऊद शकील भी आके 3 चौके लगा देते हैं बड़े जबरदस्त किस्म के, क्योंकि बड़ा डिसाइडेड था। लेकिन वो भी जिस तरह से आउट होते हैं, अब जाहिर बात है कि आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, बोले तो कम नहीं है ना। सो आप मतलब जिस लेवल पे वो खेल रहे हैं, आई थिंक यहाँ पे पता होना चाहिए। अब यहाँ भी इस चीज पे ना ज्यादा बात की नहीं जा सकती, क्योंकि ऊपर से फिर किसी ने कुछ किया नहीं है। खैर साउथ को भी लंबी खेलनी चाहिए थी इनिंग, और अब जिम्मेदारी से ये चीजें चलनी चाहिए थी। खैर कामरान और मोहम्मद रिजवान की फिर पार्टनरशिप लगती है, और कामरान 54 बनाते हैं और वो आउट होते हैं। फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान खड़े रहते हैं, और वो भी थोड़ी देर बाद आउट हो जाती है 27 रन बना के 62 बॉलों पे। खैर उसके बाद सलमान अली आगा आते हैं और आमिर जमाल आते हैं। अब उनकी भी एक पार्टनरशिप लगती है, जिसमें आमिर जमाल 28 रन बनाते हैं 27 बॉलों में, और वो टैग उसमें उस वक्त भी थोड़ा सा नजर आता है। और सलमान 18 रन बनाते हैं, और फिर वो भी आउट हो जाते हैं। और उसके बाद फिर नसीम शाह आते हैं, वो भी अपनी दूसरी बॉल पे आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद खुरम शहजाद आते हैं, वो 11 रन बनाते हैं। मोहम्मद अब्बास आते हैं, वो 10 रन बनाते हैं। सो और 14 हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं, 5 नो बॉले, 5 लेग बाइज और 4 बाइज के। सो हम तकरीबन 58 ओवरों में 211 रन बनाते हैं, जो कि आई थिंक 250 तक पहुंच जाते हैं हम। तो काफी बेहतर हो सकता था वैसे। कमेंटेटर्स काफी बात कर रहे थे कि 230 इधर ना होता है कि पहले दिन आप 230 कर लो तो आप मैच के अंदर ही होते हो। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अभी मैच से बाहर हुआ नहीं है। पाकिस्तान के पास अभी भी मतलब लीड है काफी। सो आई थिंक पाकिस्तान अभी भी वापस आ सकता है। मैच में 3 आउट कर चुके हैं उनके हम। और उसके बाद अगर देखें साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की, अब रबाडा ने ओवरऑल देखें तो अच्छी बॉलिंग की है। रबाडा की बॉलिंग जो थी वो बड़ी जबरदस्त थी, लेकिन उसने आउट कोई नहीं किया। 14 ओवरों में उसने 2 मेडिन किए, 35 रन दिए, आउट कोई नहीं किया, 2.5 की इकोनॉमी थी।
और डिसिप्लिन भी उस बॉलिंग में हमें नजर आया। सो रबाडा मजा आ रहा था उसको देख के, लेकिन आई थिंक बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, लेकिन आउट उन्होंने कोई नहीं किया। उसके बाद अगर देखें मार्को जेनसन, वो उन्होंने तकरीबन 13 ओवर्स किए, 43 रन दिए, एक मेडन था, एक आउट उन्होंने किया, तकरीबन 3.5 की उनकी इकोनॉमी थी, और एक्स्ट्रा उन्होंने कोई नहीं दिया। सो वो भी डिसेंट बॉलिंग कर रहे थे। और उसके बाद अगर देखें तो डेन पीटरसन, जिनके बारे में हम कल बात कर रहे थे कि मैंने उनको पहले कभी नहीं देखा था, और उन्होंने आज 5 आउट कर दिया 120-25 में बॉल करके। उनका बॉल बिल्कुल आई थिंक थोड़ा सा मतलब पिच सपोर्ट उनकी बॉलिंग को कर रहा था, लेकिन आई थिंक यार मेरे ख्याल से तो कामरान आई थिंक जिस फोकस के साथ खेलता है ना अपना गेम, मुझे वो इसलिए बड़ा पसंद है। मुझे बाबर के साथ अभी मसले हैं, वो उसके दिमाग में इस वक्त हैं काफी चीजें जिस वजह से वो ये हो नहीं पा रहा। और ये 5 विकेटें जो हमने दी हैं उसको, ये 5 विकेटें उसने उसने कैसे लेनी थी? उसको रन आप देखें 4.25 की इकोनॉमी से पड़े हैं, उसने 5 नो बॉलें की है। सो और 5 आउट भी वो हमारे कर गया। सो आई थिंक ये थोड़ा सा हमें वहाँ पे देखना चाहिए था। और हम यहाँ पर ये भी नहीं था कि रन किए नहीं जा सकते थे, रन किए जा सकते थे शुरू से। ऊपर से अगर ये साइम वगैरह रन करते तो हम 300 पे तो ऐसे पहुंच जाना था हमने यार। मतलब आप ये देखें कि शान और ये 30-30 40-40 ये अगर बनाते ऊपर से, बाबर 40 कर लेता, सो ये आराम से ये 211 जो है ये 300 हो जाते। सो वो आई थिंक वहां पे फंस जाना था मैच। और ये साउथ अफ्रीका की टीम है, ये फंस जाना था इन्होंने यहाँ पे। सो उसके बाद अगर देखें ना, अब साउथ अफ्रीका की भी जो सिचुएशन है ना, अगर वो आप बात कर रहे हैं ना कि वो अगर टॉप पे इस वक्त WDC की टेबल पे है, वो इस वजह से है कि वो इतने टेस्ट वो भी नहीं खेलते। इन्होंने अभी तक 10 टेस्ट खेले हुए हैं, उन्होंने 17 टेस्ट खेले हुए हैं, इंडिया ने और ऑस्ट्रेलिया ने। सो इंग्लैंड ने उससे भी ज्यादा खेले हुए हैं, और उनका उससे भी बुरा हाल है, वो पता नहीं कहाँ पे है इस वक्त। सो आई थिंक ये इस वजह से वो टीमों से वो जीते हुए हैं थोड़ा सा, और जिस वजह से वो इस सिचुएशन में यहाँ पे अगर वो हार जाते हैं उनको मसला भी हो सकता है। इसीलिए इंडियंस और ऑस्ट्रेलियंस वो भी काफी इंटरेस्टेड होंगे इस मैच में कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा दे। खैर फिर साउथ अफ्रीका बैटिंग के लिए आता है, और पाकिस्तान उनसे बेहतर ही बॉलिंग करता है। मतलब इन्होंने जिस तरह से बॉलिंग शुरू की थी, उन्होंने कोई बॉल को वो क्या कहते हैं सीम स्विंग नहीं कर रहे थे, वो अपने वो बस लगे हुए थे कि हम ऐसे आउट करेंगे। पाकिस्तानियों ने गलतियां बहुत ज्यादा की हैं जिसकी वजह से आउट हुए। और पहले तो मुझे देख के हैरानी हुई कि एडन मार्करम ओपन क्यों कर रहे हैं। आई थिंक ये पहले भी करते रहे हैं, लेकिन मैंने उनको कभी देखा नहीं है ऐसे ओपन करते हुए। और खैर इन्होंने टेस्ट में ओपन किया, और वो अभी तक तो वो बेहतर खेल रहे हैं। 47 रन में वो नॉट आउट करे हुए हैं। टॉनी डिजोर्जी के साथ उन्होंने ओपन किया था, और शहजाद ने उनको उसी तरह से आउट किया जिस तरह वो टिपिकली आउट करते हैं, उसको भी आउट किया। और उसके बाद फिर रेयान रिकल्टन आते हैं, उनको भी आउट कर दिया था शहजाद ने। और फिर उसके बाद स्टब्स आए, और मुझे हैरानी ये हुई कि बवूमा इतना नीचे क्यों खेल रहा है, वो ओपन भी कर सकता था। पता नहीं, अब मुझे इनकी टीम का इतना पता नहीं, अब ये पता चलेगा इन 2 टेस्ट मैचों में कि कौन क्या करता है। सो बेसिकली अब बवूमा और एडन मार्करम खड़े हुए हैं। और इसके बाद अगर देखें तो अब इनके प्रॉपर अगर बैट्समैन देखें तो इसके बाद डेविड वेडिंगम, ये आई थिंक इनके, और केल वेरीन, ये आई थिंक ये 2 प्लेयर्स इनके बैट्समैन है। उसके बाद मार्को जेनसन है, फिर कगिसो रबाडा है, फिर डेन। मतलब पाकिस्तान ने कल अगर 3-4 आउट कर लिए जल्दी से पहले सेशन में, तो पाकिस्तान काफी हद तक इस मैच में वापस आ जाएगा, जो कि मुझे लगता है कि फंसा लेगा इनको। ये अगर ये मार्करम को आउट कर लिया ना, इसने फंसाया हुआ मैच। अगर इनको आउट कर लिया ना तो आई थिंक बवूमा भी आई थिंक अच्छी फॉर्म में है। मैं देख रहा था कि ये टॉप 10 में जो रैंकिंग्स है टेस्ट की, उसमें इसका नाम भी है। सो आई थिंक इन दोनों को आउट करना है पाकिस्तान को पहले। और बाकी आई थिंक वो इतने एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आई थिंक अब ये भी बात ही आती है ना कि ये सब अगर थोड़ा थोड़ा भी अब करते हैं ना, मतलब 20-30 रन भी बनाते हैं, तो ये 211 तक तो पहुंच ही जाएंगे। सो पाकिस्तान को असल में ये करना है कि पाकिस्तान को ना इसके आसपास ही रखना है कि बस ये 200 का राउंड अबाउट ही रहे। अगर ये ज्यादा रन भी लेते हैं तो 10-20 रन की लीड ले, इससे ज्यादा नहीं ऊपर जाए, ताकि पाकिस्तान के लिए दूसरी इनिंग में रिकवर करना मुश्किल होगा। क्योंकि दूसरे दिन जो होता है ना वो बैटिंग अब कल बड़ी आसान हो जाएगी। फिर उसके बाद तीसरे चौथे दिन फिर वो एक वो आ जाती है कि पिच टूटना शुरू करती है, वो स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। सो वो सारी चीजें फिर होंगी। आज स्पिनर्स को भी आई थिंक अब स्पिनर हमारे पास आ गया है, कामरान है, सऊद है वो, लेकिन वो साइम है। सो आई थिंक वो आ गई है प्रॉपर आई थिंक। और बाकी आई थिंक देखे तो अब एक तो हमें कल इनको पहले जल्दी से आउट करना है, और ये मुझे नहीं लगता कि ये लंबे स्कोर ये होंगे। ये अगर ये बहुत ही अच्छी बैटिंग कर गए तो 300 तक बहुत अच्छी बैटिंग कर गए तो
300-325 तक ये खींच जाएंगे, वरना मुझे नहीं लगता कि ये, मुझे लगता है ये ना 200 के राउंड अबाउट ही रहेंगे। मे बी इनकी इसकी लीड हो जाए कोई 20-30 रन की, और पाकिस्तान इनको आउट कर लेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास अगर देखे तो अभी अब्बास को हमें ट्राई किया। इसीलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पे ना मीर हमजा को होना चाहिए था कि लेफ्ट आर्म एक बॉलर आ जाता है जो कि हमें खिलाना चाहिए था उसको, और उसको अब हर मैच ही खिलाना है आपने। सो आई थिंक यहाँ पे आप अगर देखें तो अब अब्बास की लोग बात कर सकते हैं। अब्बास को भी मार तो पड़ रही थी। पाकिस्तान की अगर बॉलिंग देखें तो खुरम शहजाद ने 8 ओवरों में 1 मेडन किया, 28 रन दिए, 2 आउट किए। अब खुरम की अभी समझ आ रही है कि वो ठीक है, वो उसको कहते हैं कि पिच से असिस्टेंस बहुत मिलती है और वो उसको खिलाना था हमने, ठीक है। अब अब्बास ने 10 ओवरों में 36 रन दिए, और अब्बास के 1-2 ओवर बड़े बुरे गए। उसकी भी दोनों की इकोनॉमी तकरीबन 3.5 से ऊपर की है, और अब्बास ने भी एक आउट किया। अब अब्बास भी काफी अर्से बाद आ रहा है। अब ठीक है, अब्बास को भी खिलाना था आपने, नसीम शाह ने भी खेलना था। अब आमिर जमाल वाली जो बात है ना, मैं ये समझता हूँ कि आमिर जमाल की जगह पे आपको मीर हमजा को खिलाना चाहिए था। आप, मुझे नहीं समझ आती कि आपकी अगर टॉप के 6-7 बैट्समैन कुछ नहीं कर रहे तो आप 8वें बैट्समैन से क्या डिमांड कर रहे हैं कि वो आपको हर मैच में शो करके दे। वो थोड़े थोड़े वो 10-15 रन ना वो ये भी कर लेते हैं। मीर हमजा भी उतनी बैटिंग कर लेता है। उसके बाद अगर देखें नसीम भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है, अब्बास भी कर लेता है, खुरम शहजाद भी कर लेता है बैटिंग। सो ये थोड़े थोड़े रन ये भी कर लेते। तो हमें वहां पे प्रॉपर अगर खिलाना था हमें, तो आमिर जमाल की जगह पे हम खिला सकते थे। वो भी मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि हमने खुरम शहजाद को भी डालना था, अब्बास को भी डालना था, नसीम को भी डालना था। नसीम में समझता हूँ इसलिए होना चाहिए, कई दफा आपको ना पेस की जरूरत पड़ती है, और उसकी जो लेंथ होती है ना वो बड़ी जरा कई दफा इरिटेटिंग होती है और मुश्किल होती है ऐसी पिचेस पे। सो इसलिए मैं कहता हूँ नसीम को नहीं बाहर करना चाहिए था, आमिर जमाल की जगह पे आप खिला सकते थे। खुरम ने अच्छी बॉलिंग कर दी, और ये अच्छी बात है कि अभी आउट हमने 2-3 कर दी है, जिसकी वजह से आई थिंक पोजीशन हमारी काफी बेहतर है। बाकी आई थिंक यही, और इसके अलावा क्या है यार, और इंडिया वाला मैच की भी सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ है, और वो भी अभी कह नहीं सकते कि किस तरफ मैच ज्यादा है। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि अगर इंडिया ने 300 भी करना हुआ ना तो इंडिया को बहुत अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, और उनका कॉन्फिडेंस मुझे इतना हाई लगता नहीं है। विराट कोहली वाला भी जो सीन हुआ था, आई थिंक अब मैं वो देख रहा था अभी, विराट कोहली ने आई थिंक जो उसमें वो किया था, आई थिंक वो उसने बिल्कुल उसकी वो स्ट्रेटजी थी, हम उसको देखते हैं, वो एक उसका तरीका है पैशन अपना दिखाने का गेम के लिए। मैं ये नहीं कहता कि वो इखलाकी तौर पर उसे आप थोड़ा कह सकते हो गलत, लेकिन अब उस पर फाइन भी 20% हो गया है, लेकिन आई थिंक इतना ही था। लेकिन एक दफा लोग कह रहे थे, मैं काफी लोगों को देख रहा था, वो कह रहे थे कि कई लोगों में 3-3 मैच के बैन लग गए थे, ये हो गया था। वो उस बंदे के मेरे ख्याल से 2 मैच गए हैं। अगर वो, मुझे लगता है कि वो अगर ये WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करते तो ये दे देंगे रिटायरमेंट। ये जितने थक चुके हैं हमें ना जहनी तौर पर, रोहित शर्मा और विराट कोहली। सो आई थिंक ये रिटायरमेंट दे देंगे। और इसके अलावा बाकी आई थिंक अब कई लोग कह रहे थे वो शायद उसने नहीं किया, उसने ऐनक पहनी हुई थी, ये वो नहीं, वो उसने किया तो अपनी मर्जी से और बिल्कुल जानबूझ के ही किया होगा। क्योंकि वो अगर आप उसको देखें ना तो वो कहाँ पे खड़ा हुआ था, तो वो उसकी आप उस वक्त देखे कि वो एकदम इसी तरफ आया और उसने जान के ये किया, और उसका बाद में रिएक्शन भी आपने देखना था। सो वो खैर बाद में जब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्या कहते हैं, क्या नाम है उस बच्चे का यार, सैम की, वो आई थिंक वो उसने भी कोई आई थिंक बड़ी मेच्योरिटी से उसने जवाब दिए थे। लेकिन आई थिंक हम सबको पता है कि वो उसका एक तरीकाकार है एग्रेशन दिखाने का, पैशन दिखाने का गेम के लिए। सो वो ऐसी कोई बात नहीं, मुझे लगता है कोई इतनी बस लाइटर नोट भी लेनी चाहिए। बाकी आई थिंक ओवरऑल अच्छा दिन था मैच के लिए। पूरा दिन ही मैच चलता रहा यार, मतलब अभी पाकिस्तान का मैच 8 साढ़े 8 बजे खत्म हुआ है, 1 बजे से पहले उनका खत्म हुआ था इंडिया का, 1 बजे पाकिस्तान का शुरू हो गया था। और मतलब आप गैप देखें सिर्फ 6-7 घंटों का गैप है पूरे दिन में, और क्रिकेट चल रही है प्रॉपर। और आई थिंक ये देखें कितने रिलेटेबल और एक दूसरे के लिए कितने जरूरी मैचेस हैं ये, कि इंडिया अपना वाला मैच तो खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया अपना वाला मैच तो खेल रहा है, लेकिन उनका ध्यान इधर भी है कि पाकिस्तान इधर कैसा खेल रहा है। ये भी आई थिंक उनका फोकस होगा, और साउथ अफ्रीका का भी इसी तरह से होगा कि वहां पे उनका क्या चल रहा है, हमारा क्या चल रहा है। सो आई थिंक मजेदार सिचुएशन हुई है। और बाकी आई थिंक फिर आपसे बाद में बात होती है।